We are going to talk a bit about museums today. Now, see, I hope you have seen some museum. Now, please don't get confused. Nagpur has a wonderful museum near Sadar area. Okay, but then that museum contains various artifacts, paintings, weaponaries, clothing, and different types of idols and structures that depict and tell the story of the ancient history of Nagpur district and in general the Vidarbha region. इट इज़ अ म्यूजियम, ओके। लेकिन ये म्यूजियम कैसा है? वो हिस्टोरिकल म्यूजियम है जो आपको इस प्रदेश की या किसी प्रदेश के हिस्ट्री के बारे में एक अंदाजा दे रहा है आपको। हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजियम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजियम्स दैट कंटेन, दैट स्टोर मटेरियल्स रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम से रिलेटेड ये सवाल इससे पहले आ चुके हैं। जैसा हमें पता रहना चाहिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट zoological parks are meant for the study of conservation of protection of animals. उनका मेन प्रोजेक्शन जो है वो एनिमल्स का है, ओके। ऑफ कोर्स zoological parks में काफी सारे प्लांट्स भी रहते हैं, ओके। अच्छा खासा प्लांट कवर भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ रहता है। लेकिन ध्यान में रखिए, zoological parks are meant for animals, botanical gardens are meant for plants, study of plants, conservation of plants. मॉस्को नाम का शहर है, आपको शायद पता होगा, मॉस्को इज इन रशिया। इस दुनिया का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन फिलहाल ये मॉस्को में है, रशिया में है। समझ रहे आप? ये इस प्रकार के सवाल आ चुके हैं। ऑफ कोर्स हम अगर और एक 10 साल अगर रुके तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली इट विल बी चाइना हैविंग द बिगेस्ट बोटानिकल गार्डन्स, क्योंकि certain videos and certain news that I have seen and heard, China is building very huge zoological parks as well as very huge botanical gardens in their area, okay, for conservation as well as for tourism. It's a very healthy avenue to earn some revenue also for the state, for the government. लेकिन फिलहाल at least at this level we should know that the biggest botanical garden that we know currently, it is in Moscow, Russia. इंडिया में भी काफ़ी सारे बोटानिकल गार्डन है। लखनऊ में है NBR है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ओके। कलकत्ता में भी एक है। आप जब आगे जाके जब टेक्स्ट बुक देखेंगे तो 2-3 नाम इंडिया से रिलेटेड बोटानिकल गार्डन्स के दिए गए हैं, आपको पता रहने चाहिए। यहाँ बहुत बार मैच द फॉलोइंग ऐसा सवाल आता है: zoological parks एनिमल्स, बोटानिकल गार्डन्स प्लांट्स। वैसा अगर म्यूजियम्स के बारे में पूछा गया तो म्यूजियम के बारे में हमको 2 इंपॉर्टेंट चीजें पता रहनी चाहिए। पहली चीज ये है कि म्यूजियम में यू विल ऑलवेज फाइंड द dead remains of the organisms. You won't find any living matter. ऐसा शेर को पकड़ के रखा हुआ है या 2-3 प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, ऐसा नहीं है वहां पे। म्यूजियम इज ऑलवेज गोइंग टू कंटेन डेड मटेरियल, एंड दैट डेड मटेरियल कैन बी ऑफ प्लांट ओरिजिन ऑल्सो एंड एनिमल ओरिजिन ऑल्सो, ओके। म्यूजियम में दोनों चीजें रखी जाती है, प्लांट्स के अवशेष भी रखे जाते हैं, एनिमल्स के अवशेष भी। अगर आपने इस प्रकार का कभी म्यूजियम देखा होगा, आई हैव सीन सर्टेन म्यूजियम्स ऑफ दिस काइंड, वहां पे जैसे बोन्स रखे हुए होंगे, अलग अलग एनिमल्स के बोन्स या उनका स्केलेटन, जैसा स्नेक का स्केलेटन वगैरह मैंने देखा हुआ है। एग्स, ब्रोकन एग्स,
एग्स के छोटे बड़े शेल्स ये रखे हुए रहते हैं। काफ़ी सारे इंसेक्ट्स और काफ़ी सारे रेप्टाइल्स ऐसे रहते हैं कि वो अपना स्किन डिस्कार्ड करते हैं, वो रखा हुआ रहता है। कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी एनिमल का बड़ा सा दांत रखा हुआ रहता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स का उन्होंने क्या किया हुआ रहता है, आपको पता है कि वो पूरा बॉडी अंदर से पूरा मटेरियल रिमूव करके, वंस दैट एनिमल इज डेड, अंदर का पूरा उसका जो वाइटल वेस्टिजियल ऑर्गन्स है उनको पूरी तरह निकाल कर अंदर से पूरी तरह उसका एम्बार्मेंट किया जाता है, ममीफिकेशन जैसा रहता है, ओके। और उसमें अंदर भूसा भर के उसको डिस्प्ले किया जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं टैक्सीडर्मी। मैंने काफ़ी सारे एनिमल्स, काफ़ी सारे मैमल्स और काफ़ी सारे बर्ड्स मैंने ऐसे देखे हुए हैं। जिस डिपार्टमेंट में, जिस कॉलेज में मेरा एजुकेशन हुआ, because I was studying zoology, my zoology department was containing many animals that were preserved with the help of this technique of taxidermy. आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं देखना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल टेक्निक और ये काम करने वाले लोग आजकल बहुत कम है। तो आई पर्सनली थिंक इट्स अ वंडरफुल एवेन्यू फॉर अ गुड प्रोफेशन एक्चुअली। ठीक है, मूविंग अहेड, लॉन्ग अगो आई हैड गॉन टू पौंडीचेरी एंड पौंडीचेरी में मैंने एक गार्डन देखा। अभी वो बोटेनिकल गार्डन था एक्चुअली, नेचुरली प्लांट्स थे, लेकिन गार्डन के एक सेक्शन में उन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम मेंटेन किया हुआ था और उस म्यूजियम में उन्होंने काफ़ी सारे पुराने प्लांट्स का इंफॉर्मेशन लगा के रखा हुआ था। काफ़ी सारे पुराने प्लांट्स प्रिजर्व करके रखे हुए थे उन्होंने। कुछ प्लांट्स डायरेक्टली प्लांट्स नहीं रखे थे, स्टोन्स रखे हुए थे, जिन स्टोन्स पे वो प्लांट्स के इम्प्रिंट्स पड़े हुए हैं। ऐसी अलग अलग चीजें उन्होंने रखी थी। दे हैड केप्ट सम ओल्ड लॉग्स, पेड़ का तना होता है, आप कभी कभी ट्रंक्स कहते हैं उनको, तो वो ट्रंक्स जो बहुत पुराने, मैंने एक ट्रंक देखा था, आई थिंक शायद किसी टेरिडोफाइटा ग्रुप के प्लांट का था। दे वर सेइंग दैट इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, समथिंग दैट सर्वाइव्ड सम वॉल्केनिक इरप्शंस। तो आप अगर उसको देखते हैं तो आपके ध्यान में आता है कि अरे इस पे काफी सारा, यानी यू कुड सी एंड अंडरस्टैंड कि दिस इज अ वेरी ओल्ड मटेरियल। तो म्यूजियम्स में, एज आई एम टेलिंग यू, यू कैन प्रिजर्व प्लांट्स ऑल्सो, यू कैन प्रिजर्व एनिमल्स ऑल्सो। ऑफ कोर्स दे आर नॉन लिविंग, इन अ नॉन लिविंग कंडीशन, दे आर इन डेड कंडीशंस, and it can be a whole organism or some part of that organism. And it's not just about conservation of these organisms, it is also about providing information. जैसा अगर आपने भूसा भर के अलग अलग प्रकार के अगर एनिमल्स वगैरह रखे होंगे, नागपुर का अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी कुछ उन्होंने ऐसे स्टॉल्स रखे हुए हैं जहाँ लोकल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल एज लोकल स्पीशीज ऑफ स्टोन्स ये रखे हुए वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं रखा हुआ, उसके अलावा उन्होंने इफ यू कैन रिमेंबर टैबलेट्स भी रखे हुए। टैबलेट्स इन द सेंस कि इंफॉर्मेशन के उन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं वहाँ पे कि ये एनिमल का क्या है, ये प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, ये प्लांट्स का उपयोग क्या है, ये प्लांट्स का फॉरेस्ट को उपयोग क्या है, ये प्लांट्स के प्रोडक्ट्स का ह्यूमंस को उपयोग क्या है, उस जमाने में ये प्लांट किस प्रकार से यूज किया जाता था। इस प्रकार के इंफॉर्मेशन टैबलेट्स भी वहाँ लगाए गए हैं। तो इट्स वेरी यूजफुल, दिस काइंड ऑफ, बच्चों के एजुकेशन के लिए ही नहीं, बच्चों के नॉलेज के लिए नहीं, आपके और मेरे एजुकेशन और नॉलेज के लिए भी ऐसे म्यूजियम्स बहुत 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 अच्छे हैं। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजियम्स, लेट मी टेल यू, म्यूजियम्स की देखभाल करने के लिए जो स्टाफ रहता है, उसके अलावा बड़े बड़े जो म्यूजियम्स रहते हैं, उन म्यूजियम्स में एक पोस्ट रहता है जिसको कहते हैं म्यूजियम क्यूरेटर। म्यूजियम क्यूरेटर ये वो इंसान रहता है जिसे उस म्यूजियम में रखे हुए हर एक मटेरियल का इंफॉर्मेशन पता रहता है।
और ये म्यूजियम क्यूरेटर, इट्स अ वेरी वंडरफुल पोस्ट, कीप दिस इन माइंड, इट इज अ वेरी वेल पेड पोस्ट, बट द पर्सन हैज टू बी वेरी नॉलेजेबल। बहुत सारा मटेरियल उस इंसान को पढ़ना पड़ता है, नया नया मटेरियल उस इंसान को पढ़ना पड़ता है, रिलेटेड टू द एनिमल्स, रिलेटेड टू द प्लांट्स that are kept, that are conserved, that are preserved in his or her museum. मैंने देखा हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेसिफिकली द क्यूरेटर्स का बहुत डिमांड है, एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल गोइंग इनटू दिस फील्ड दे आर वेरी लेस, जस्ट लाइक टैक्सीडर्मी, क्यूरेटर का काम करने वाले लोग बहुत कम है, तो दे आर हेवीली पेड। मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड यूरोप में पीएचडी कर रहे हैं, वो ही हैड गॉन टू अ म्यूजियम, और उस म्यूजियम में सिर्फ बटरफ्लाइज और मॉथ्स रखे हुए, लेकिन मुझे बताया गया है कुछ तो भी 1,500 सैंपल से ज्यादा, मोर देन 1,500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स वहां पे रखे हुए। लेकिन मजेदार बात यह है कि द जेंटलमैन हु ओन्स दैट म्यूजियम, वो प्राइवेट म्यूजियम है, गवर्नमेंट म्यूजियम नहीं है, ये सरप्राइजिंग बात है। देखिए इतना बड़ा कलेक्शन है, लेकिन वो एक सिंगल इंसान का कलेक्शन है। वो द जेंटलमैन हु ओन्स दैट म्यूजियम, उन्हें वो जो 1500 अलग अलग टाइप ऑफ बटरफ्लाइज और मॉथ्स रखे हुए, उन्हें हर एक मॉथ का और हर एक बटरफ्लाई के स्पीशीज का, वो डेड स्पीशीज है ध्यान में रखिए, उनको ऐसा प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लेकिन उस इंसान को हर एक बटरफ्लाई और मॉथ के स्पीशीज का इंफॉर्मेशन है। आप किसी भी बटरफ्लाई के पास जाकर उनको पूछिए कि सर इसका क्या है, तो वो उसका पूरा हिस्ट्री बताएंगे, वो बटरफ्लाई का नाम क्या है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, वो कहाँ पाया जाता है, वो क्या खाता है, हैबिटेट हम जो बात करते हैं, वो कितने दिन जिंदा रहता है, उसमें और अलग अलग प्रकार क्या है वगैरह वगैरह, ये पूरा इंफॉर्मेशन। ऐसा 1500 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के बटरफ्लाइज और मॉथ्स का उन्हें इंफॉर्मेशन पता है। दैट मैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज सम 67-68 years old. You see the dedication of these people. And मैंने जब my friend, when he sent me these all photos of that museum, I was very happy to see that collection, और प्लस वो पर्सनल कलेक्शन था। लेकिन मुझे और खुशी तब हुई जब ये जो ओनर थे म्यूजियम के, कुछ दिनों बाद इन्होंने मेरे फ्रेंड को कांटेक्ट किया, एंड ही ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ म्यूजियम क्यूरेटर। उन जनाब का वो जो म्यूजियम था, उनका कहना था कि मैं तो अभी ओल्ड हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पे कोई अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड इंसान आए जिसे ये बटरफ्लाइज और मॉथ्स के बारे में अच्छी जानकारी है। अभी ये मेरे दोस्त जो है ये यूरोप में पीएचडी कर रहे, तो बटरफ्लाई और मॉथ्स पे ही पीएचडी कर रहे। ओके, तो वो म्यूजियम ओनर जो है, उनके जब ध्यान में आया कि अरे इस बंदे को अच्छा खासा नॉलेज है, तो ये म्यूजियम संभाल सकता है, and he is offering a very wonderful amount as a payment. I don't know whether my friend is thinking of taking that job or not, पर मुझे यही बताना है कि ये तो सिर्फ एक म्यूजियम का बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे अनगिनत म्यूजियम्स इंडिया में और मोर इम्पोर्टेंटली वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व और कंजर्व किए गए हैं। आपने यू शुड गूगल, एक म्यूजियम है स्मिथसोनियन म्यूजियम, यूएस में है, you should try and google it, and they will give you a virtual tour of the various types of species that have been conserved there. Animals भी है, plants भी, बहुत huge museum है, पूरा दिन निकल जाएगा आपका। अभी आप सोचिए ये 1500 बटरफ्लाइज अगर आपको देखने हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी दिस काइंड ऑफ म्यूजियम्स विन वन डे। कल हम जोलॉजिकल पार्क्स की बात कर रहे थे, कल मैं आपको बताना भूल गया, इफ यू बिलोंग टू अ फैमिली दैट ट्रैवल्स अ लॉट, वेकेशन में अगर आप बाहर वगैरह जाते हैं, तो इन केस इफ यू हैपन टू गो टू चेन्नई, one of the best museums in India that I have seen, that is in Chennai. It is called as Araigner Anna Zoological Park. आपको पूरा नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ चेन्नई कॉमा जोलॉजिकल पार्क ऐसा भी अगर गूगल किया तो आपको उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। वो पार्क कुछ तो भी 40 या 50 हेक्टर्स में फैला हुआ है,
और सभी प्रकार के जानवर वहां पे, सभी प्रकार के, I mean, right from your regular tigers and lions and foxes and wolves and monkeys वगैरह, ये तो रेगुलर है, लेकिन जैसा राइनोसरस है वहां पे, हिप्पोपोटामस है वहां पे, क्रोकोडाइल्स का एक अलग सेक्शन है, क्रोकोडाइल्स के कुछ तो भी, if I'm not wrong, there are some 15 to 18 different species of crocodiles that they have kept there. एक सेपरेट सेक्शन है रेप्टाइल्स का, स्पेसिफिकली स्नेक्स का वगैरह, उन्होंने एक क्लोज एनक्लोजर में एक सेपरेट सेक्शन रखा हुआ, ह्यूज, यानी एक दिन में आप पूरा देख नहीं सकते या आराम से देख नहीं सकते. वन एनिमल, मुझे कभी लगा नहीं था आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी दैट एनिमल, लेकिन वन एनिमल दैट वाज केप्ट देयर एंड आई वाज वेरी ग्लैड टू सी इट. इट वाज जिराफ. वहां पे जिराफ भी है, सोचिए, इट्स टॉल एंड ह्यूज एंड ब्यूटीफुल एनिमल. अंदर जाने के बाद आप पैदल पैदल सब देख सकते हैं, या उनके छोटे छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो भी आपको पूरा टूर कराते हैं. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पैदल पैदल जाएंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और टाइम भी बहुत चला जाएगा. और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बैठ के अगर आप जाएंगे तो उनके स्टॉप फिक्स रहते कि इतनी देर ही यहाँ रुकना है, तो शायद आपको वो बहुत कम टाइम में यू माइट फिनिश अप लुकिंग एवरीथिंग. इसलिए एक थर्ड ऑप्शन उन्होंने जो प्रोवाइड किया है, मैंने वही ऑप्शन लिया था, दे प्रोवाइड यू विथ साइकिल्स. वहाँ पे उन्होंने साइकिल्स रखे हुए हैं, तो यू कैन जस्ट राइड अलोंग, तो इजी हो जाता है. एंड इट्स वंडरफुल, इट्स वर्थ विजिटिंग. चेन्नई का जोलॉजिकल पार्क है, कभी टाइम मिला तो प्लीज़ विजिट कीजिए. विजिट कीजिए का मतलब ऐसा नहीं है, देखिए आपका जनरेशन एक बहुत ही बुरे हैबिट में है, व्हाट इज कॉल्ड एज दैट सेल्फी. व्हेन यू आर सॉरी फॉर दैट डिस्ट्रैक्शन. आप जब किसी भी अच्छे प्लेस में जाते हैं, आप उस प्लेस का, उस मोमेंट का रियलाइजेशन और एंजॉयमेंट नहीं करते. कल आप जूलॉजिकल पार्क में गए, बोटानिकल पार्क में गए, तो यू शुड स्पेंड मोर टाइम लुकिंग एट द मटेरियल दैट इज अवेलेबल देयर, स्टडिंग इट. आपका टाइम किस में जाता है, इसके सामने फोटो निकाल, उसके सामने फोटो निकाल. आई पर्सनली कंसिडर इट एज फुलिशनेस. ओके, सी, फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग इज ओके. एक म्यूजियम में चले गए और उस म्यूजियम में आपने, आपके साथ आपके सिबलिंग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनके साथ एक दो जगह पे फोटोज निकालना मैं समझ सकता हूँ. लेकिन आप एक घंटा किसी जोलॉजिकल पार्क में और उस एक घंटे में आपने खुद के 50 फोटो निकाले, I think that is not good actually, okay. and ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है अभी, सेल्फी निकालना. एंड आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि आप तो बड़ों से सीखते हैं, तो मुझे लगता है बड़ों ने भी ये अवॉइड करना चाहिए. आई मीन, देखिए मैं भी सेल्फीज लेता हूँ, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन अभी जैसे मेरे एक मेहमान आए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं उनको अपना नागपुर का म्यूज़ियम दिखाने लेके गया. वहाँ पे हमने भी सेल्फी निकाले, लेकिन हम उस म्यूज़ियम में ऑलमोस्ट 5 घंटे थे और 5 घंटों में हमने 3 फोटोज निकाले सिर्फ. एंड दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैड कम, हु वर विजिटिंग मी, they were so mesmerized and they were so happy to see the way that a museum was maintained, to see the various things that are stored and kept in it. तो वी हैव टू बैलेंस लाइफ दैट वे, ओके. आप देखिए, कितना भी सेल्फी निकालिए, कितना भी फिल्टर यूज कीजिए, अल्टीमेटली यू आर व्हाट यू आर. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी. ऑन द कॉन्ट्ररी, सेल्फी वगैरह से क्या हो जाता है, आप खुद को एक बबल में बंद कर देते हैं, समझ गए. एंड दैट इज वेरी डेंजरस. लेट मी टेल यू, देखिए ये बायोलॉजी का पार्ट नहीं है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
मैंने शायद अर्लियर लेक्चर्स में आपको ये बताया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको और आपके पेरेंट्स को ये पता रहना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स अभी आपके साथ नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, आपके पेरेंट्स को बुलाइए, लेट देम सिट विथ यू, और फिर आगे के 5 मिनट आप मुझे प्लीज सुन लीजिए। मैंने काफ़ी अर्लियर लेक्चर में आपको एक बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव रेड इन रिसेंट टाइम्स, it is written by one of the very famous journalist and economist, Mr. Thomas Friedman। और उन्होंने ये बात कही है कि टेक्नोलॉजी इतना रैपिडली एडवांस हो रहा है, मशीन्स इतना रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जॉब्स ये क्या हो रहे हैं, धीरे 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 ये जॉब्स जा रहे हैं। तो अभी उन्होंने ये बताया कि ऐसे जॉब्स, जिन जॉब्स को सिर्फ हाथों की जरूरत है या मिनिमम थिंकिंग की जरूरत है, ऐसे जॉब्स धीरे 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 मशीन टेक ओवर कर लेगा। कौन टेक ओवर कर लेगा? मशीन टेक ओवर कर लेगा। समझ गए आप? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। My sister is in IT industry and she was working in Mumbai in one of the multinational industries, and she told me this incidents that happened once. She said कि उनके कंपनी का ऐसा 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे 2 स्पेशलिस्ट लोग ऐसे रखे हुए हैं कि उनका काम है कि बाकी का पूरा ग्रुप, बाकी के सब एम्प्लॉइज जो अपना लैपटॉप लेकर या कंपनी ने जो डेस्कटॉप वगैरह प्रोवाइड किया उस पर जब काम कर रहे हैं अपना, कहीं भी स्क्रीन खराब हो गया, सीपीयू का कुछ प्रॉब्लम हो गया, पेन ड्राइव का कुछ प्रॉब्लम हो गया, माउस का कुछ प्रॉब्लम हो गया, चार्जर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो एम्प्लॉइज का काम था कि अपने फ्लोर पर ये 2 स्पेशलिस्ट लोग जो रखे हुए थे उनको फोन करना और उनको बताना कि अरे मेरा ये माउस काम नहीं कर रहा है, मेरा ये स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, जरा आकर इसको देखो। तो वो लोग आते थे इमीडिएटली, दे यूज्ड टू सी व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड देन दे यूज्ड टू प्रोवाइड विद द नेसेसरी सॉल्यूशन। हर एक फ्लोर पे ऐसे 2-2 लोग थे, यानी 10 फ्लोर, यानी ये 20 लोग हो गए। ये 20 लोग 8 घंटा वहां पे रुकते थे और 3 शिफ्ट्स में काम होता था। तो अभी ये 20 लोग हैं, 8 घंटे बाद दूसरे 20 लोग आएंगे, उसके 8 घंटे बाद तीसरे 20 लोग आएंगे, यानी टोटल 60 पीपल इन 24 आवर्स यूज्ड टू लुक इनटू दीज प्रॉब्लम्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर कहते हैं इसको, माउस वगैरह ये सब मटेरियल जो रहता है उसको हार्डवेयर कहते हैं, आपको पता है शायद। 60 पीपल, कीप दिस इन माइंड। लेकिन आगे जाके क्या हो गया, कंपनी ने अपना पॉलिसी चेंज कर लिया। कंपनी ने क्या किया, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, आपका स्क्रीन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको फोन करना एक गिवन नंबर पे, उस गिवन नंबर पे 3 ही लोग बैठे हुए हैं, ओके। और वो गिवन नंबर पे एक्चुअली इनिशियली सब ऑटोमेटेड बात चलेगा, इसके लिए 1 दबाए, उसके लिए 2 दबाए वगैरह, इस प्रकार का। तो आप वो कंप्यूटर को, बिकॉज दैट टेलीफोन इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि ठीक है आपका स्क्रीन खराब है ना, आप ये बटन दबा के देखिए, आप ये ऐसा करके देखिए, आप वो ऐसा करके देखिए, आप ये कमांड रन करके देखिए। तो पहले 5-7 मिनट वो कंप्यूटर ही आपसे डील करेगा और उतने 5-7 मिनट में देयर आर 80% चांसेस कि योर प्रॉब्लम विद गेट सॉल्व। फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर वो कंप्यूटर उस शिफ्ट में जो 3 बंदे उन्होंने स्पेशलिस्ट रखे हुए, उसमें से किसी एक को बताएगा कि अरे उस क्यूबिकल में, उस कॉर्नर में जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है उसका कुछ तो भी स्क्रीन का प्रॉब्लम है, जाओ और वो देख लो। तो अभी क्या हो गया, पहले एक शिफ्ट में 20 लोग काम करते थे, अभी एक शिफ्ट में सिर्फ 3 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी का पूरा काम अभी कौन संभाल रहा है, कंप्यूटर संभाल रहा है। दिस इज वेरी डेंजरस। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स में दे सकता हूं, मुझे इतना ही बताना है आपको। सेल्फी से बात निकला है हमारा, ध्यान में रखिए। प्रॉब्लम क्या हो गया, ये स्मार्टफोन इट इज अ वेरी डेंजरस टूल, और ये पेरेंट्स ने भी ध्यान में रखना है।
इट्स अ वेरी डेंजरस टूल। आप इसका बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसा अभी देखिए, आप और मैं, हम सब अपने अपने घरों में वगैरह बंद हो गए, लेकिन फिर भी आपका और मेरा इंटरेक्शन बंद नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली। समझ रहे आप? थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू दिस स्मार्टफोन, दैट वी बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, वी आर एबल टू कॉन्वर्स विथ ईच अदर। आप अब तक डायरेक्टली मुझे पर्सनली कभी मिले नहीं है, आई डोंट नो यू, एटलीस्ट आपको मैं पता हूं, लेकिन ये वीडियो देखने वाले जो अनगिनत स्टूडेंट्स हैं, मैं तो उसमें से किसी भी एक स्टूडेंट को नहीं पहचानता हूं। बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस भी है। और अनफॉर्चुनेटली एशियन कंट्रीज में, उसमें भी इंडिया का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंडिया इज सफरिंग मोर विद द टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस देन इट्स एडवांटेजेस। ये कंटिन्यूसली मोबाइल पे कुछ तो भी गेम खेल रहे हैं, कंटिन्यूसली अनवांटेड वो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है एंड व्हाट्सएप है, सो मेनी फोटोज एंड फिल्टर्स, इट्स अननेसेसरी। आई मीन यू हैव दोज एप्स, बट यूज इट वंस इन अ वाइल। दिन भर में 30 फोटो 40 फोटो खुद के निकालना और उस पर पूरा टाइम वेस्ट करना, आई थिंक इट्स यूजलेस। एंड आप ये टाइम अगर कहीं पे पॉजिटिवली यूज करेंगे, मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि वो थॉमस फ्रीडमैन का जो बुक मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ये बहुत स्पेसिफिकली दिया है कि आगे जाके उन्हीं लोगों को जॉब्स मिलने वाले हैं कि जिन जॉब्स में सिर्फ हाथों की जरूरत नहीं है, जिन जॉब्स में थिंकिंग की भी जरूरत है। तो अगर आपके पास हाथों का स्किल है, लेकिन उसके साथ थिंकिंग कैपेसिटी भी अगर है, तो ही आगे जाके आपके जॉब्स के कुछ प्रोस्पेक्ट्स हैं। मैंने ये मेरे इर्द गिर्द होते हुए देखा है। मेरे कई सारे रिलेटिव्स जो एक जमाने में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते थे, नाउ व्हेन दोज रिलेटिव्स आर इन देयर 50s एंड 60s, 50-55 का एज जब आ गया है, उनकी कंपनीज इतनी ऑटोमेटेड हो गई है कि मेनी ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। पर फिर इतने साल जब वो काम कर रहे थे, उनका कैसा था? उनका सिर्फ फिजिकल जॉब था, ये इसको अटैच करो, ये यहाँ पे ऐसा घुमाओ, ये यहाँ पे ये ऐसा बटन दबाओ, ये ऐसा यहाँ से वहां लेकर जाओ। इंपॉर्टेंट जॉब था तो वो रिस्पॉन्सिबल जॉब था, वो काफी साल बहुत अच्छा कर रहे थे, प्रोबेबली दे वर द बेस्ट एम्प्लॉइज ऑफ देयर कंपनी। लेकिन आगे जाके जैसा ऑटोमेशन हो गया है, क्योंकि इन लोगों का जॉब ये फिजिकल जॉब था, सिर्फ हाथों का स्किल, हैंड स्किल्स ज्यादा इन्वॉल्व थे, दोज जॉब्स गॉट टेकन अप बाय टेक्नोलॉजी। तो आपने सिर्फ पढ़ाई करना है और अच्छे मार्क्स मिलने हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू सर्च फॉर सोर्सेस ऑफ नॉलेज। वो स्पंज रहता है, पता है ना स्पंज कैसा है? पानी डालते जाओ वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने आपके ब्रेन को धीरे धीरे उस प्रकार से कन्वर्ट करना चाहिए, एंड इंफॉर्मेशन कितना ले सकते हैं वो आपने देखना चाहिए। इसकी शुरुआत एक बहुत छोटी चीज से हो सकती है। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है, यू शुड स्टार्ट विद द एक्टिविटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट रीड न्यूज़पेपर एट ऑल। And let me be very frank, I blame the parents for this. Really, I mean, let me be very frank and clear about it. रीडिंग का आदत जो है, रीडिंग का आदत लगाना, ऑफ कोर्स ये आपके इंग्लिश, हिंदी, मराठी सिखाने वाले टीचर्स का काम था ये, व्हेन यू वर इन स्कूल। लेकिन ध्यान में रखिए, आप स्कूल में कब गए? जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे। उससे पहले आपको रीडिंग का आदत लगाने का काम आपके पेरेंट्स का था। अंग्रेजी में कहावत है कि चिल्ड्रन लर्न टू रीड ऑन द लैप्स ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चे कैसा है? अपने माँ बाप को इमिटेट करते हैं। अगर बच्चों को ये दिख रहा है कि माँ बाप कंटिन्यूसली ऐसे ऐसा है, माँ बाप कंटिन्यूसली ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बच्चे वही करने वाले। समझ रहे हैं आप? ओके, यू शुड रीड न्यूज़पेपर। अगर आपने अब तक ये शुरू नहीं किया है, यू शुड स्टार्ट इट।
लैंग्वेज और नॉलेज जितना खुद का पॉलिश कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, उतना अच्छा है। संडे का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मुझे लगभग 5-5.5 घंटे लगते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। ओके, एंड इट इज नॉट नेसेसरी, एटलीस्ट मैं कैसा पढ़ता हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो साइंस का ही न्यूज रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का न्यूज रहे मैं वो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अगर काम का न्यूज है तो नॉलेज बढ़ता है, अगर काम का न्यूज नहीं भी होगा, ऐसा चीज होगा कि जो मुझे नहीं समझता है, फिर भी मैं वो रीड करता हूँ, क्योंकि उससे मेरा इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर ये अच्छा हो जाता है। मल्टीपल इफेक्ट्स है, मल्टीपल एडवांटेजेस है, आपने सीखना चाहिए, आपने सोचना चाहिए इसके बारे में। और जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश पेपर ही पढ़ना चाहिए, आप मराठी पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, विच एवर लैंग्वेज यू आर ओके विद। ऑफकोर्स इंग्लिश को पॉलिश करना भी बहुत जरूरी है धीरे धीरे। ओके, हम इससे काफी दूर आ गए हैं, लेकिन ध्यान में रखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम आपको सिर्फ बायोलॉजी सिखाना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट करना भी मेरा काम है, टू बिकम गुड सिटीजन्स एंड बेटर एम्प्लॉयज इन द फ्यूचर। प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए थोड़ा हमें। मूविंग अहेड, अगेन टॉकिंग अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स, एक लास्ट पार्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स से रिलेटेड है, दैट इज अबाउट हर्बेरियम। ये एक बहुत बढ़िया चीज है। अभी हर्बेरियम इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू, इसमें एनिमल्स का कुछ लेना देना नहीं, दिस इज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। हर्बेरियम हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी भी, और बाद में मेरा पीएचडी का काम चल रहा था तभी भी, काफी सारे हर्बेरियम मटेरियल से मैं आई यूज्ड टू इंटरेक्ट एंड आई यूज्ड टू स्टडी। एंड हर्बेरियम इज बेसिकली व्हाट यू सी, आपके एरिया के प्लांट्स का अगर आपको हर्बेरियम बनाना है तो व्हाट इज बीन डन इज, किसी भी प्लांट का थोड़ा सा मटेरियल तोड़ के लेके आना पड़ता है, लगभग एटलीस्ट इतना मटेरियल। अभी वो मटेरियल कैसा रहना चाहिए कि उस मटेरियल में मिनिमम थोड़े बहुत लीव्स रहने चाहिए, दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग। अगर पॉसिबल है तो अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो अगर कहीं पे उसको फ्लावर्स वगैरह होंगे या छोटे छोटे फ्लोरेट्स होंगे जिसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ऐसा कुछ मटेरियल होगा तो लगभग इतने साइज का, नॉट मोर देन दैट, इतना मटेरियल आप अलग अलग प्लांट्स का, जो प्लांट्स आपके एरिया में मिलते हैं ऐसे प्लांट्स के मटेरियल को आप कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस मटेरियल को ड्राई किया जाता है। अभी आइडियली प्रोटोकॉल ऐसा है, प्रोसीजर ऐसा है कि इस मटेरियल को आपके जो कॉलेज के लैब्स रहते हैं, जनरली बॉटनी का लैब होगा या जोलॉजी का लैब होगा, वहां पे अवन रखा हुआ रहता है। अभी अवन का तो हमको बेकिंग याद आता है, विच इज गुड, लेकिन ये लैब में रखे हुए अवन्स का काम क्या है, इन अवन्स में ये मटेरियल रखा जाता है और लगभग एक 45-50 डिग्री सेल्सियस पे यू आर कीपिंग इट फॉर मल्टीपल आवर्स, मे बी 10 आवर्स 12 आवर्स, या अगर दिन 2 दिन भी रखा तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर इतना हाई नहीं होना चाहिए कि ये अंदर जल गया। हमें सिर्फ क्या करना है, अवन में इस प्रकार से रखना है दिन, 1 दिन या 2 दिन, ताकि इसमें जितना मॉइस्चर है वो पूरा मॉइस्चर क्या हो जाए, निकल जाए, इवेपोरेट हो जाए। अभी अगर आपके कॉलेज में अवन नहीं होगा या वर्किंग अवन नहीं होगा वगैरह तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा हम लोग क्या करते थे, हम ये मटेरियल लेके आए, एक पुरानी टेक्निक है जो आपने और मैंने अपने स्कूल के जमाने में भी किया था। देखिए आपको याद होगा कि स्कूल में हम किसी टेक्स्ट बुक में कोई एक छोटा सा फ्लावर रख दिया हमने, या कोई एक छोटा सा लीफ, जनरली ये बैनियन ट्री वगैरह उनके जो लीव्स रहते वो लीफ एक रख दिया, और ऐसा 3-4 साल अगर हमने वो लीफ रखा और फिर कभी ओपन किया तो हमें ध्यान में आता है कि वो लीफ पूरी तरह ड्राई हो चुका है, उसमें जितना मॉइस्चर था वो पूरा निकल गया, लेकिन वो लीफ अभी भी जैसे का वैसे, वो डिग्रेड नहीं हुआ, डिकम्पोज नहीं हुआ। और क्योंकि अभी उसमें मॉइस्चर नहीं रहा, आपने अगर उस बुक में उसको रख दिया तो वो और 100 साल वैसा ही रहेगा।
दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड हर्बेरियम ऑल्सो। तो हम लोग क्या करते थे, अवन वगैरह नहीं रहता था, तो हम क्या करते थे कि हमने जितना भी ये प्लांट मटेरियल कलेक्ट किया है, हम उसको न्यूज़पेपर्स में डाल देते थे, पुराना अपना रद्दी का जो न्यूज़पेपर रहता था उसमें, और फिर उन न्यूज़पेपर्स को आपने आपके गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे रख दिया, या फिर आपने आपके सोफा सेट के नीचे रख दिया। 4-5 दिन आप उसको वहीं रहे, तो वहां क्या हो रहा है, जैसा आपने अगर सोफा के नीचे उसे रख दिया और दिन भर कोई ना कोई सोफा पे बैठ रहा है, ये मटेरियल कैसे हो रहा है, एक तो पेपर के अंदर है तो पेपर उसमें का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, और प्लस कोई ना कोई उस पर बैठ रहा है तो वो प्रेस भी हो रहा है, प्रेस होने से वो फ्लैट हो रहा है, प्रेस होने से उसमें का पानी थोड़ा बाहर निकल रहा है, और इमीडिएटली जिस पेपर में आपने उसको रैप करके रखा है वो पेपर उस पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि इसमें का मैक्सिमम मॉइस्चर जो है वो निकल जाए वहां से, क्योंकि मॉइस्चर कम हो गया तो ये डिग्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ड्राई मटेरियल खराब नहीं होता जल्दी, ध्यान में रखिए। आपके बिस्किट्स वगैरह देखिए काफी दिनों तक अच्छे रहते हैं क्योंकि वो ड्राई मटेरियल है। अभी ये एक बार ड्राई हो गया तो उसके बाद क्या किया जाता है, आपका एक कार्ड शीट या कार्ड बोर्ड जो रहता है व्हाइट कलर का या किसी भी कलर का, तो उस कार्ड शीट पे ये रखा जाता है। और कार्ड शीट पे रखने के बाद आपका रेगुलर टिक्सो टेप लेकर आप उसको चिपका दो। यहां पे इस कार्ड शीट पे आपने इस मटेरियल को चिपका दिया, और इस पे चिपकाने के बाद अभी दो चीजें करनी है आपको। पहला चीज, आपको यहां पे एक प्रिंट आउट लगाना है। हमारे जमाने में तो हम हैंड रिटन हाथों से ही लिखते थे, अभी प्रिंटर्स वगैरह आ गए तो आप प्रिंटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ये जो प्लांट है उसका पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमको इस यहां पे लिखना है। देखिए हम फिर से 2-3 लेक्चर पीछे जा रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमको इसका लिखना, इसका मतलब क्या, हम इसका किंगडम लिखेंगे, हम इसका अभी प्लांट है तो फाइलम नहीं कह सकते, हम इसका डिवीजन लिखेंगे, हम इसका क्लास लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे, जीनस नाम लिखेंगे, स्पीशीज नेम लिखेंगे। ये सब इंफॉर्मेशन यहां पे आना चाहिए। और इसके अलावा इस इंफॉर्मेशन, उसका क्लासिफिकेशन लिखने के बाद नीचे ये मटेरियल कब कलेक्ट किया गया, डेट, कौन से एरिया से कलेक्ट किया गया, ओके, और किसने कलेक्ट किया। आपने कलेक्ट किया तो आपका नाम रहना चाहिए, समझ गए। ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद द लास्ट थिंग दैट यू आर डूइंग इज दैट यू आर कवरिंग दिस कार्ड शीट विथ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पेपर। आप उसका, जिसे हम अंग्रेजी में लैमिनेशन कहते हैं, एक प्रकार से आप इसको पूरी तरह से लैमिनेट कर रहे हैं। हम हमारे जमाने में क्या करते थे कि पूरा प्लास्टिक पेपर से इसको कवर कर दो, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, और फिर आपका पिन जो है उससे आप इसका पूरी तरह से पिनिंग कर दो ताकि अंदर किसी भी प्रकार का एयर ना जा पाए। तो ये क्या हो गया, पूरा एक प्रकार से इंटैक्ट ऐसा एक मटेरियल हो गया। अभी आप कहेंगे सर ये सब किस लिए, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कल जाकर कोई भी कहीं से कुछ प्लांट मटेरियल लेके आया और आपको अगर किसी ने पूछा कि अरे ये आपके एरिया में मिला है, ये प्लांट मटेरियल बहुत अच्छे फ्लावर्स है, ये क्या प्लांट है, तो इमीडिएटली आप उस मटेरियल को देख के आपका हर्बेरियम कलेक्शन में से ढूंढ सकते, अच्छा ये एक जैसे दिख रहे, एंड यू कैन गिव द इंफॉर्मेशन टू दैट पर्सन। ये आपको आज शायद यूजफुल नहीं लगेगा, लेकिन देखिए जैसा मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूं और मैंने जब ये काम किया था, उस कॉलेज में जिस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ा था, उनके पास हर्बेरियम का जो कलेक्शन था वो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स पुराना था, 70 ईयर्स पुराना। तो हमारे टीचर्स जब हमको वो पुराने हर्बेरियम्स दिखाते थे, उसमें कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी दिखती थी हमको जो आज उस एरिया में नहीं मिलती। समझ रहे हैं आप, टुडे they have disappeared either from that area or those plant species have disappeared altogether। तो कल ऐसा हो सकता है कि आपके एरिया में मिलने वाला कोई प्लांट स्पीशीज जिसका हर्बेरियम आपके पास है, 30 years down the line when your child will be in school in standard 10th, in standard 11th,
एंड व्हेन दे विल से कि पापा या मम्मी आई रेड अबाउट दिस प्लांट, लेकिन ये प्लांट मैंने कभी कहीं देखा नहीं है। हो सकता है ऐसा कि बाय दैट टाइम वो प्लांट्स टेक्स्ट बुक में तो उनके नाम है, लेकिन आजू बाजू में हमको कहीं पे वो प्लांट्स दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे टाइम पे इस प्रकार के हर्बेरियम्स के कलेक्शंस जो है, यू कैन ऑलवेज शो दोस काइंड ऑफ हर्बेरियम्स टू द फ्यूचर जनरेशन। इसकी बहुत जरूरत है। इंडिया में फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे अच्छे, पूना में मुझे एक प्लेस पता है कि जहाँ पे मैंने ऐसा एक हर्बेरियम का कलेक्शन देखा हुआ है। ये हर्बेरियम एक बार बन गए कि इनके लिए एक स्पेशल स्टोरेज के लिए इनके लिए स्पेशल वुडन शेल्फ्स रखे हुए रहते। तो जैसा आपका घर पे आपने कपड़े रखने के लिए जैसा आपके शेल्फ्स है, ओके, तो लेकिन यहाँ पे वुडन जनरली प्रेफर किया जाता है, प्लास्टिक मेटालिक भी चल जाता है। तो उनको ओपन कीजिए और ये हर्बेरियम्स उसमें ठीक प्रकार से स्टोर कीजिए। इतना ही आपको एक ध्यान रखना है कि अंदर किसी प्रकार का मॉइस्चर डेवलप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर डेवलप हो गया, इसका डिकम्पोजिशन शुरू होने के चांसेस ज्यादा है, या इसके बाहर इसके अंदर फंगस वगैरह ग्रो होने के चांसेस है। इसलिए आपको साल दर साल आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वहां अंदर किसी भी प्रकार का मॉइस्चर डेवलपमेंट मिनिमम रहना चाहिए। वहां ज्यादा गीलापन, उस रूम में ज्यादा गीलापन नहीं रहना चाहिए, उस रूम में धूप अच्छी आनी चाहिए। नैफ्थलीन बॉल्स रखे जाते हैं बहुत बार ऐसे प्रिजर्वेशन करने के लिए। तो दैट इज बेसिक आइडिया बिहाइंड हर्बेरियम। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम्स कैन बी फाउंड इन इंग्लैंड। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कीव नाम का एक सिटी है वहां पे, विच इज कंटेनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट कलेक्शंस ऑफ हर्बेरियम इन द वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप? ओके, सो टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हमने कल बात करना शुरू किया था। वी टॉक्ड अबाउट की, वी टॉक्ड अबाउट बोटैनिकल गार्डन्स, zoological parks, and today we talked a bit about museums and the concept of herbarium. बहुत लाइट और इजी इंफॉर्मेशन हम डील कर रहे हैं अब तक। ओके, जानबूझ के। कैसा है, आप जैसा मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले ही बताया कि 10th से 11th में जब आप आ रहे, आप एक नए सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आ रहे हैं अभी, और इस नए सिस्टम में आने के बाद इमीडिएटली आई डोंट वांट टू बम्बार्ड यू विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे वो करना नहीं है, मुझे आपको इस सब्जेक्ट से डराना नहीं है। I want you to develop friendship with this subject of biology. I want the subject of biology to get interested, that some interest develops in your mind related to subject. तो फिलहाल हम बड़ा लाइट हार्टेड सिंपल इंफॉर्मेशन डील कर रहे हैं। एज वी विल मूव अहेड, धीरे 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 फ्रॉम सिंपल टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स, ऐसा हमारा मूवमेंट, ऐसा हमारा एवोल्यूशन चलते जाएगा। ओके, आई होप you are enjoying the lectures. I hope you are enjoying the subject matter, and tomorrow in the next lecture we will try to deal with some new information, some new material and some new topic related to standard 11th of biology. ठीक है? Okay, I hope you are safe at home, stay healthy and enjoy your day. Thank you very much.